जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, जो हमारे मित्र या विषी बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियाँ कर रही हैं, उनके लिए उनका भाई, उनका दोस्त हिंदी विकारी शब्द क्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी लोगों के सामने हुबरू मुखातिब हुआ है। और याद रखिएगा प्रिय साथियों, इस विकारी शब्द क्रिया के अंदर मैंने वो प्रश्न रखे हैं प्रिय साथियों, आप लास्ट देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। क्रिया का एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आपके मन में जो प्रश्न चल रहे होंगे कि क्या शायद ये प्रश्न इसके अंदर मिल जाएंगे, सच में मिल जाएंगे, लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपसी वार्तालाप या चर्चा पर चर्चा करने की कोई बात नहीं है। प्रिय साथियों, आइए पहले हम बात करेंगे दोस्तों, क्या दिया है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। प्रिय साथियों, पहला प्रश्न यही है, जरा देखेंगे आप क्या करा है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। कितने होते हैं प्रिय साथियों? दो होते हैं। और वो कौन कौन से दो होते हैं दोस्तों? रचना की दृष्टि से बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो होता है एक, क्या प्रिय साथियों, एक होता है सकर्मक, एक होता है सकर्मक, और एक क्या होता है दोस्तों? अकर्मक क्रिया होती है। ये रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो होते हैं, याद रखना है ना। अगर प्रश्न ये भी आ जाए, जरा देखिएगा आगे अभी आएगा, अगर आप प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? तो प्रयोग व संरचना के आधार पर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो याद रखना वो क्या होते हैं? 8 होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर 8 होते हैं, जिसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रयार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत, सहायक और सजातीय क्रिया के नाम दर्ज होते हैं। प्रिय साथियों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अगर प्रश्न ये भी आ जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं हर केस में, तब भी जवाब आपको 2 देने हैं। कितने देने हैं? 2। और जवाब वही देना है, सकर्मक और अकर्मक, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या? सकर्मक और अकर्मक। चाहे आपसे पूछे दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ और यही एग्जाम में आपके आने वाले हैं। चाहे कहे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं, चाहे पूछे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो हर केस में मानना आपको जवाब देना है 2। लेकिन प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार पूछे तो 8। लेकिन अगर आपसे ये पूछे दोस्तों, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं दोस्तों। वो होती है क्या? एकर्मक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, क्या? एकर्मक क्रिया। और क्या होती है दोस्तों? एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक होती है एकर्मक क्रिया, एक क्या होती है दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया के वाक्यों में एक कर्म होता है, मगर द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में 2 कर्म होता है दोस्तों। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। प्रिय साथियों, कह रहा है क्या, अगला प्रश्न आप देखेंगे, राम श्याम से पाठ पढ़वाता है, इस वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिए। राम श्याम से पाठ पढ़वाता है दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिए। कह रहा है इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक कि संयुक्त, फिर नाम धातु। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं दोस्तों, और आप जवाब दीजिए, और जवाब इन्हीं में से रहेंगे, कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होगा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ जो एग्जाम्पल सही होगा वो होगा क्या? प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे मोटिवेशनल वर्ब कहा जाता है। अब एक चीज़ याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, अगर आएगा तो उसके लिए भी आप तत्पर तैयार रहें। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया यानी मोटिवेशनल वर्ब क्या होते हैं। प्रिय साथियों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मोटिवेशनल वर्ब यानी प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है, हमेशा और हमेशा कंसेप्ट सीखना, यदि धातु, क्योंकि मैंने क्रिया बताया है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है प्रिय साथियों? धातु होता है। धातु में यदि हम दोस्तों वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं, धातु में यदि हम वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो दोस्तों याद रखना बनने वाला जो शब्द बनता है वो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रेरणार्थक, जी हाँ दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया का क्या बन जाता है दोस्तों? उदाहरण बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि धातु में अगर हम कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं
तो हर केस में आपका प्रयार्थक क्रिया नहीं बनेगा। लेकिन धातु में यदि हम वाना प्रत्यय जोड़ेंगे, ये आपको याद रखना है, वाना प्रत्यय, वाना प्रत्यय अगर धातु में जोड़ देते हैं तो वो प्रयार्थक क्रिया बन जाता है। जैसे यहाँ देखो क्या कह रहा है कि राम श्याम से पाठ पढ़वाता है, तो जरा देखो दोस्तों, यहाँ प्रयार्थक क्रिया यही है जहाँ किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य से करवाए। जैसे मैंने कहा पढ़, ये पढ़ क्रिया का मूल रूप धातु है, अगर इसमें वाना प्रत्यय जोड़ दिया मैंने तो क्या हो गया प्रिय साथियों, पढ़वाना हो गया। क्या हो गया? पढ़वाना हो गया। जैसे क्रिया का मूल रूप जो धातु होता है हंस में वाना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया दोस्तों, हंसवाना हो गया। क्या हो गया प्रिय साथियों? हंसवाना हो गया। इतना आपको याद रखना है बस, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। लेकिन प्रिय साथियों धातु में ही प्रत्यय जोड़ना है, और कौन सा प्रत्यय? वाना प्रत्यय। अब यहाँ देखो सेंटेंस में दिया था राम श्याम से पाठ पढ़वाता है, इस वाक्य में प्रयार्थक क्रिया क्या होगी? राम श्याम से पाठ पढ़वाता है, इस वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिए, तो प्रयार्थक क्रिया होगी। जैसे अगर ये प्रश्न आए तो प्रश्न यदि बदल कर आ जाए, दूसरा प्रश्न आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए, तो आपको गलत करना नहीं है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, माँ बेटी से भोजन बनवाती है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, माँ बेटी से भोजन बनवाती है दोस्तों, माँ बेटी से भोजन बनवाती है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अब इसमें जो माँ है प्रेरणादायक का काम कर रही है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है दोस्तों। इस पे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है और आया है। ये प्रथम प्रेरणार्थक है माँ, और बेटी ही इस वाक्य में कार्य कर रही है, और बेटी क्या होती है दोस्तों? द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती है। बेटी क्या हो जाएगी दोस्तों? द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके एग्जाम में आए प्रथम प्रेरणार्थक का दूसरा नाम पूछे तो प्रथम प्रेरणार्थक का दूसरा नाम होता है प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक दोस्तों। याद रखना, इतना कभी गलती मत करना। जी हाँ, हमेशा और हमेशा जहाँ किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य से कराए, वही क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। याद रखना, एक कार्य करेगा, एक कार्य करवाएगा। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे, है ना? तो कभी ऐसी गलतियां ना करना। आइए चलते हैं आगे। प्रिय साथियों, अब जरा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, जी हाँ, कह रहा है क्या प्रिय साथियों कि अथवा, लेकिन, परंतु, किंतु, इसलिए ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। अव्यय का दूसरा नाम प्रिय साथियों याद रखना, अव्यय का दूसरा नाम आपके एग्जाम में आ जाए तो अविकारी शब्द होता है। अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? अविकारी शब्द होता है, इतना याद रखना। अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? अविकारी शब्द होता है। जी हाँ, यानी अव्यय या अविकारी उन्हीं को कहा जाता है दोस्तों जिसमें शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी चाहे अथवा कहे, लेकिन कहे, परंतु कहे, किंतु कहे, इसलिए कहे, आज कहे, कल कहे, तेज कहे, है ना, बहुत कहे, इन शब्दों में हम शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ जो होती हैं, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम अव्यय या अविकारी हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने रखा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं दोस्तों। याद रखना, जो हमारे अव्यय होते हैं, जी हाँ प्यारे साथियों याद रखना, जो हमारे अव्यय होते हैं, अव्यय का दूसरा नाम तो क्या होता है? बहुत आता है अविकारी शब्द। अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी शब्द। अव्यय के ही अंतर्गत याद रखना, एक हिंदी व्याकरण का छोटा सा बिंदु होता है, उस बिंदु का नाम होता है निपात। क्या होता है? निपात। निपात हुआ जो उपसर्ग हुआ, इन दोनों को अव्यय की ही श्रेणी में रखा जाता है। चाहे निपात हो चाहे अव्यय हो, इन दोनों को अव्यय की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा इन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा जब किसी शब्द में परिवर्तन होता है प्रिय साथियों, तो याद रखना उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने कहा लड़का, अब लड़का को हम लिंग के आधार पर बदलें तो लड़की बदल गया। जैसे हम पुस्तक कहें, पुस्तक को वचन के आधार पर कहें तो पुस्तकें, तो इसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन हम जैसे यहाँ लिखे थे लेकिन शब्द को अब आप लेकिनो, लेकिनी, लेकिने नहीं लिख सकते हो, इसीलिए इसको अव्यय कहा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे बहुतों शब्द हैं प्रिय साथियों।
याद रखना, है ना। चलिए आइए जरा देखते हैं आगे प्रिय साथियों क्या कह रहा है प्रश्न, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला होगी दोस्तों, आप खुद ही समझ जाएंगे। जरा देखो अब प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। और याद रखना कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार दो जो आते हैं ना, आपके एग्जाम में बहुतों पूछे जाएंगे, सकर्मक और अकर्मक। याद रखना, यहाँ से टॉपिक तो फिक्स है आपके एग्जाम में आना। तो जरा देखो कह रहा है अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। राम खाना खाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं अखबार पढ़ता हूँ, माँ भोजन पकाती है। प्रिय साथियों यहाँ ऑप्शन जो सही होगा बी नंबर होगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आइए, दुनिया का कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो आज आप पहचान नहीं पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आप सही जगह पहुँच गए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यदि कहीं पढ़ने के बाद भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप जितेंद्र क्लासेस हिंदी के साथ जुड़िए। हर एक कंसेप्ट को आप 2 मिनट में पहचान जाएंगे और हवा से बातें करेंगे, ये मेरी गारंटी है। प्रिय साथियों आइए, अकर्मक क्रिया की पहचान सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम सब बता देंगे आपको, नियम क्या होते हैं। जी हाँ, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कैसे आप पहचानोगे? हालांकि लोग इसका ट्रिक बताते हैं, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं, कंसेप्ट है, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। अकर्मक क्रिया की यदि पहचान करनी है, पहले डिफिनेशन देखो। जहाँ किसी वाक्य में कर्म ही ना हो उसे ही क्या कहा जाता है? अकर्मक। यानी जहाँ किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े, डायरेक्टली कर्ता पर पड़ता है, उसी को अकर्मक क्रिया कहा जाता है दोस्तों। तो इसका पहला नियम क्या होता है प्रिय साथियों? याद रखना, प्रकृति द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएँ, प्रकृति द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएँ, प्रकृति द्वारा होने वाली जो समस्त क्रियाएं होती हैं दोस्तों, याद रखना वो सारी की सारी क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक होती है। मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे अगर हम दे दें हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, दिन निकल रहा है, सूर्य ढल रहा है दोस्तों, वर्षा हो रही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरी बातों को यदि आप सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे दोस्तों। बूंद बूंद से जैसे मैंने दिया घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, घड़ा भरता है, यानी ये प्रकृति द्वारा सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं। जी हाँ, प्रकृति द्वारा क्रियाएं हो रही हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है दोस्तों, याद रखना। या पेड़ से डाली टूट गई, पेड़ से डाली टूट गई दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, पेड़ से डाली टूट गई। अब जरा ध्यान से सुनना, ये पेड़ से पत्ता गिर रहा तो अपने आप गिर रहा, प्रकृति द्वारा ये क्रियाएं हो रही हैं। पेड़ से डाली टूट गई, हो सकता है डाली पर फल का प्रभाव ज़्यादा रहा हो, या तो आंधी तूफान आया हो, इसमें प्रकृति द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, पर मानव का कोई योगदान इसमें नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, दो कंसेप्ट बताएंगे दोस्तों, याद रखना। कहीं भी रहेंगे आपको हमेशा और हमेशा एक काम आएगा और कभी आप गलत नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। अगर हमेशा और हमेशा, इसका अगला नियम जो कहता है, जरा ध्यान से सुनो। गतिशीलता आदि के अर्थ में दूसरा नियम क्या होता है? गतिशीलता, गतिशीलता आदि के अर्थ में, आदि के अर्थ में दोस्तों याद रखना हमारा जो होता है अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। गतिशीलता आदि का अर्थ का मतलब यह हुआ, जैसे मैंने दिया पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, या दे दिया पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जैसे मैंने दे दिया मोहन तैरता है, मोहन तैरता है, तो तैरेगा तो उसका शरीर गतिशील होगा, एक जगह तो स्थिर और जड़वित तो होगा नहीं। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो गतिशील होगा, मोहन तैरता है तो गतिशील होगा। जैसे मैंने यहाँ कहा राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो ये गतिशील होगा। याद रखना, हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने ये नियम दिया, बहुत ही अच्छा नियम दोस्तों। यानी गतिशीलता आदि के अर्थ में जो चीज़ें होती हैं वहाँ याद रखना अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसे दे दें दोस्तों, अगर हम ऐसे दे दें, ज़रा ध्यान से सुनो, कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं दोस्तों, या दे दिया ऐसे मोहन नदी में तैरता है, मोहन नदी में तैरता है,
मोहन नदी में तैरता है। अब चाहे दे दे जंगली लोमड़ी भाग गई, तो भागेगी तो गतिशील रहेगी ही। अब देखो पक्षी यहाँ है, ये करता है, उड़ना क्या है, उसकी वर्ब यानी क्रिया है। अब आकाश देने से कोई मतलब नहीं है, जबकि यहाँ आकाश दोस्तों जो शब्द दिया गया है ना, आकाश जो शब्द दिया गया है प्रिय साथियों, आकाश यहाँ कारक है, यहाँ कारक है, जरा देखो। और कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर पे होता है। और यहाँ जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है दोस्तों, तो सकर्मक कहाँ होगा? इसीलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाता है प्रिय साथियों। जैसे मैंने कहा मोहन नदी में तैरता है, मोहन करता हुआ, तैरना क्रिया हुई, और नदी स्थान सूचक संज्ञा शब्द अधिकरण कारक है। तो याद रखना बीच में ये कारक आया, बीच में क्या आया? कारक आया। और कारक जो भी होते हैं दोस्तों, या तो संज्ञा होते हैं, कारक जो भी होते हैं या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। आकाश तो संज्ञा, नदी तो जातिवाचक संज्ञा। प्रिय साथियों यहाँ ऑब्जेक्ट ना होने के कारण ये क्या होगा? याद रखना हमेशा और हमेशा अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। तो मैंने 100 मर्ज की एक दवा क्या दिया प्रिय साथियों आपको? गतिशीलता आदि के अर्थ में जो चीज़ें गतिशील हो, जहाँ भी हो, याद रखना वो हमेशा और हमेशा क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। जी हाँ, अगर कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में कारक भी आ जाता है, तो याद रखना वो भी अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण माना जाता है। इसके साथ साथ प्रिय साथियों जरा देखिए अगला नियम यहाँ क्या कहता है दोस्तों? हमेशा और हमेशा शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, आइए अगला नियम जरा देख लें। शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जो तीसरा नियम होता है प्रिय साथियों, शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाएं, समस्त अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब ये हुआ, मानव शरीर की दो क्रियाएं होती हैं, एक जो हमारे बस में होता है, एक हमारे बस में नहीं होता है। जैसे छींक का आना, आंखों के पलकों का झपकना, हृदय गति का तेज होना, सर का खजुलाना आपके बस में नहीं है दोस्तों। की छींक आ रही है तो हम रोक लें, सर खजुला रहा है तो रोक लें, आपके अकॉर्डिंग वो क्रिया नहीं होगी। तो याद रखना शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे मानव के बस में नहीं होती हैं, अगर ये कहीं आ जाती हैं तो ये याद रखना अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। जैसे मैंने दिया सीता छींकती है, सीता छींकती है दोस्तों, सीता छींकती है, उसका सिर खजुलाता है, उसका आया है एग्जाम में, सब प्रश्न आए हैं, उसका सिर खजुलाता है, खजुलाता है दोस्तों, याद रखना। अब ये अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया होंगे। लेकिन प्रिय साथियों एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो स्टूडेंट नए होंगे, ताकि उन तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि कर्ता के साथ कहीं भी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, यदि कर्ता के साथ कहीं भी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, तो आपको इतना जरूर याद रखना है, हमेशा और हमेशा वो क्रिया क्या मानी जाती है? सकर्मक मानी जाती है। क्या क्रिया मानी जाती है? सकर्मक। अगर वाक्य में कर्ता के साथ कहीं ने का प्रयोग कर दिया जाता तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाता है, बेशक वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो। जैसे यही प्रश्न अगर हम ऐसे लिख दें, राधा ने छींका, राधा ने छींका, बेशक अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन कर्ता के साथ ने लगाने पर क्रिया का लिंग और वचन ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलता है। लेकिन याद रखना हमेशा और हमेशा वो कृति वाच्य का उदाहरण माना जाता है। अगर वाच्य पूछे, काल पूछे तो भूतकाल, सकर्मक अकर्मक पूछे तो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल माना जाता है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी प्रिय साथियों। जी हाँ, और जो बच्चे अगर नए होंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, और बहुत धाकड़ वीडियो पड़ी है दोस्तों। आइए अगला नियम बता रहे हैं, जो भी हो, चौथा पांचवा जो भी हो, अकर्मक क्रिया का। जन्म देने वाली जननी के मुखाब्ब से जो चीज़ें हम नहीं सीखते दोस्तों, वो भी आ जाए तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जैसे मान लो हम हमारे घर परिवार में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो याद रखना जन्म देने वाली जो जननी होती है वो ये बच्चे को नहीं सिखाती है कैसे रोना है, कैसे हंसना है, कैसे सोना है। लेकिन दोस्तों ये सामाजिक प्रक्रिया है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो समाज में रहकर किसके सामने कैसे बोलना है, किसको कैसे देखना है, कैसे संस्कार होने चाहिए, वो सब अपने आप सीखता है। लेकिन याद रखना जन्म देने वाली जननी के मुखाब्ब के द्वारा जो बच्चा नहीं सीखता है वो अकर्मक क्रिया। जैसे आ जाए दोस्तों रोना, सोना और क्या? हंसना। अगर आपसे पूछ दे कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है
या छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, या मोहन बहुत सोता है, रोहन बहुत हंसता है, वाक्य में दे दे, तब भी याद रखना कर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ चीज़ें पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। आइए अगले नंबर पर चलते हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं दोस्तों, यहाँ क्या होगा? अकर्मक होगा। बात समझ गए आप, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो जरा, 6वां हो गया, अब 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं प्रिय साथियों। जरा देखो दोस्तों, 7वां प्रश्न क्या है, यहाँ देखो, कह रहा सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। जी हाँ प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, याद रखना, है ना। कह रहा सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। कह रहा दौड़ना, जरा देखो, दौड़ना, तैरना, उड़ना, पीना। कई बार एग्जाम में वाक्य नहीं देता दोस्तों, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपसे पूछता है कि कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, दौड़ना, तैरना, उड़ना, पीना। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ देखो मैंने अभी नियम बताया था, दौड़ना गतिशील होगा, तैरना गतिशील होगा, उड़ना गतिशील होगा, लेकिन पीना, तो याद रखना पीना यहाँ गतिशील का कोई मतलब नहीं है। क्रिया क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, सकर्मक क्रिया को हम बता देते हैं एक बार। कुछ क्रिया आपको याद रखनी है, लेकिन पहले हम इसके नियम बता दे रहे हैं सकर्मक क्रिया के। सकर्मक क्रिया की पहचान बता दे रहे हैं दोस्तों। याद रखना प्रिय साथियों, अगर सकर्मक क्रिया ये आ जाए क्या कि पहला नियम है, यदि कर्ता के साथ कहीं भी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है वाक्य में, तो याद रखना वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, जैसे मैंने कहा राम ने पाठ पढ़ा, वैसे भी दोस्तों पढ़ना और लिखना, खाना, पीना, बोलना, दुहना, ये क्रियाएं सब क्या होती, सकर्मक होती हैं। इसके साथ साथ दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, जहाँ किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्या आ जाए दोस्तों, क्रिया, यानी ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल जाएं तो वहाँ क्रिया अपना प्रभाव कर्म पर डालती है, उस सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है या सीता पढ़ती है, पुस्तक ना दे, तब भी याद रखना वो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक बार ज़रूर विजिट करना। मेरी ये गारंटी है दोस्तों, आप हर चीज़ सीख जाओगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम बता दें दोस्तों, जो तीसरी बात बता रहे हैं, अगर कहीं भी किसी वाक्य में कर्ता के साथ साथ अगर कोई कारक आ जाए और कारक के साथ साथ अगर उस वाक्य में कर्म है, ऑब्जेक्ट है, यानी क्रिया तो होगी ही, बिना क्रिया के वाक्य तो पूरा नहीं होगा। यानी क्रिया तो होगी ही, बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होगा। पहली बात तो ये है। तो याद रखना, कारक के साथ साथ यदि कर्म आता है तो याद रखना क्रिया अपना प्रभाव कर्म पर जमाएगी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे राम सड़क पर गाड़ी चलाता है, राम सड़क पर गाड़ी चलाता है। दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गतिशीलता तो यहाँ आ गया है, जैसे वहाँ मैंने दिया था अकर्मक क्रिया में राम दौड़ता है, राम नदी में तैरता है, तो राम खुद गतिशील हुआ करता था, लेकिन यहाँ राम गाड़ी चलाता है, गाड़ी गतिशील है। बातों को सुनो, अगर सिर्फ दे दे राम गाड़ी चलाता है तो सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यही दे देता राम सड़क पर दौड़ता है, तो सिर्फ राम सड़क पर दौड़ता है, तो यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच में कारक आ जाता, लेकिन यहाँ कर्म भी आया, तो इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। बातों को समझना। तो अगर जो स्टूडेंट नहीं जान पा रहे होंगे तो कुछ चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे अगर कहीं भी ये क्रिया याद रखना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बोलना, देखना, दुहना, खाना, पीना, बोलना, दुहना, है ना दोस्तों। ऐसे आ जाएगा बजाना, बढ़ाना, उड़ाना, रंगना। ये सब क्रियाएं कहीं भी आ जाए दोस्तों, अगर ये क्रिया कहीं भी आ जाए, बीच में ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो या ना हो, तो सभी के सभी सकर्मक माने जाएंगे, इतना याद रखना, है ना। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके ज़रूर देख लें दोस्तों, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए अगले नंबर पर चलते हैं।
कह रहा है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, जरा याद रखिएगा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। तो जरा देखो प्रिय साथियों, मेरा कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो होती है वो क्या होती है प्रिय साथियों। याद रखना, उस क्रिया का नाम होता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली, याद रखना, मुख्य क्रिया के साथ ही हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया ऐड होती है, ये जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़कर क्या होगा, निम्न में क्रिया की पहचान कीजिए। अब पढ़कर क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। और पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है, जरा एक बार समझ लो आप, फिर आप गलतियां नहीं करोगे। जरा देखो, पूर्वकालिक क्रिया उसे कहा जाता है जहां दोस्तों वाक्य में कर्ता एक हो, जहां किसी वाक्य में कर्ता एक हो पर दो क्रियापद हो। जैसे मान लो हम हमारे घर परिवार में कोई एक आदमी हो, वो दो कार्य करे, दो कार्य कर रहा हो। जैसे वही आदमी मान लीजिए गया दोस्तों पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है एक जगह, जैसे उसको छुट्टी मिली, आई अपने घर पे किराना का दुकान खोल दिया। तो आदमी एक है लेकिन काम दुई कर रहा है ना भाई। जो एक आदमी दो काम करता हो पर एक काम समाप्त करके दूसरा काम स्टार्ट करता हो, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और इसमें पहचान क्या होती है, कर प्रत्यय आ जाता है। जैसे दोस्तों, जैसे मैंने कहा माताजी भोजन पकाकर आराम कर रही हैं, आराम कर रही हैं दोस्तों। माताजी भोजन पकाकर आराम कर रही हैं, मैंने ये लिखा। तो माताजी एक काम की, भोजन पकाकर आराम कर रही, तब दूसरा काम जारी की। लेकिन इस वाक्य में कर्ता तो एक ही है। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें कर्ता एक हो पर दो क्रियापद हो, पर दो क्रियापद हो, तो आपको जवाब देना है क्या, पूर्वकालिक क्रिया। बातों को समझना दोस्तों, पर आपको जवाब क्या देना है, पूर्वकालिक क्रिया देना है ना। आइए तो देखो यहाँ कर प्रत्यय आपको मिलेगा पहचान। जैसे रोहन क्रिकेट खेलकर पढ़ रहा है दोस्तों, पढ़ रहा है। तो याद रखना क्रिकेट खेलकर कर प्रत्यय आ जाएगा, यानी इसी को पूर्वकालिक क्रिया कही जाएगी जो पहला काम समाप्त होता है और दूसरा काल कभी समाप्त नहीं होता है। याद रखना वो जारी ही रहेगा प्रिय साथियों। बात समझ में आ चुकी होगी है ना। दूसरा काम कभी समाप्त नहीं होता, इसमें इस बिंदु को आप जरूर ध्यान दें। तो आइए जरा देखते हैं, है ना। तो अब पढ़कर क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया होगी। आइए आगे चलते हैं प्रिय साथियों। क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा है चिकनाना या ठंडाना किस प्रकार की क्रिया है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, चिकनाना या ठंडाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये नाम धातु क्रिया का एग्जाम्पल है। नाम धातु क्रिया क्या होती है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है, जरा देखते हैं दोस्तों। हमारे विकारी शब्द कितने होते हैं, चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो एक चीज़ ये ध्यान देना है दोस्तों, अगर संज्ञा चाहे सर्वनाम चाहे विशेषण, यदि इसी में दोस्तों, यदि इसी में हम आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, यदि इसी में हम आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, चाहे वो शब्द संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, यदि इसमें हम आना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बनने वाला शब्द रूप जो क्रिया बनेगा वो नाम धातु क्रिया का एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, दोस्तों, जैसे मैंने कहा एक शब्द लिखा ठंड है। अब ठंड शब्द भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अब इसमें आना प्रत्यय मैंने जोड़ दिया तो बना ये क्रिया क्या दोस्तों, ठंडाना बन गया। क्या बन गया, ठंडाना बन गया। जैसे दोस्तों चिकना में हम आना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया, चिकनाना बन गया। अब चिकनाना बना क्या, क्रिया बन गई। जैसे दोस्तों शर्म लिखते हैं, शर्म, लज्जा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अंदर ही अंदर व्यक्ति शर्माता है। याद रखना, शर्म में आना प्रत्यय ऐसे मैंने जोड़ दिया तो शर्माना क्या बन गई प्रिय साथियों, क्रिया बन गई। देखो जरा ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तमाम प्रश्न होंगे। जैसे हमने सर्वनाम लिखा, अपना प्लस आना लिख दिए
तो बनेगा क्या, अपनाना। अपनाना शब्द किसी की वस्तु अपना रहे हो, किसी की धन संपत्ति अपना रहे हो, क्रिया है प्रिय साथियों, याद रखना। इतने आसान भाषा में और क्या सीखोगे प्रिय साथियों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे आपके एग्जामों में आता है, तो आपकी पुस्तकों में मिलता है कहीं, जैसे लतियाना, बतियाना, हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, तो वो भी प्रश्न वही होते हैं प्रिय साथियों। आइए चलते हैं अगला। देखो, सुनवाना और पढ़वाना किस प्रकार की क्रिया है। तो सुनवाना और पढ़वाना किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों, वो मोटिवेशनल वर्ब यानी प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे इनको पहचानोगे, आइए इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने आगे इसको एक बार चर्चा का विषय बनाया था। मैंने ये बताया था, अगर धातु में हम वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो याद रखना वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बन जाता है। जैसे मैंने आगे बताया था, पढ़ प्लस वाना तो क्या बन जाता था, पढ़वाना। लिख प्लस वाना प्रत्यय जोड़ देता था तो क्या हो जाता था, लिखवाना। ऐसे हंसवाना, बात समझना दोस्तों, तो ऐसे पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया है, मोटिवेशनल वर्ब। लेकिन यहाँ धातु में वाना प्रत्यय जुड़ेगा, इतना आपको याद रखना है। प्रिय साथियों, भारत ने लड़ाई लड़ी, निम्न में क्रिया की पहचान कीजिए। भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें याद रखना सजाती क्रिया होगा। अब कैसे आप समझेंगे कि सजाती क्रिया है, जरा ध्यान से सुनो प्रिय साथियों। जहाँ किसी वाक्य में कर्म और क्रिया, जहाँ किसी वाक्य में कर्म और क्रिया, याद रखना दोनों समान धातु से बने हो। दोनों किससे बने हो दोस्तों, समान धातु से बने हो। जहाँ किसी वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों समान धातु से बने होते हैं, याद रखना उसी को क्या कहा जाता है, सजाती क्रिया। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा यहाँ दोस्तों, भारत ने, बहुत ध्यान सुना, भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, तो दोस्तों याद रखना भारत तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, लड़ाई यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ, लड़ी क्रिया है, तो लड़ाई में भी लड़ धातु, लड़ी में भी लड़ धातु। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान ने दोस्तों, मैंने कहा कि पाकिस्तान ने चढ़ाई चढ़ी, पाकिस्तान ने चढ़ाई चढ़ी। अब चढ़ाई ऑब्जेक्ट है, चढ़ाई में भी चढ़ धातु मिला और चढ़ी में भी चढ़ धातु मिला। जैसे मैंने कहा भारत ने चाल चली, तो चाल में भी चल धातु, चली में भी चल धातु। तो देखो दोस्तों यहाँ सेम है, भारत ने लड़ाई, लड़ धातु यहाँ भी, लड़ धातु यहाँ भी। जैसे सीता ने हंसाई हंसी, हंसाई में हंस धातु, हंसी में हंस धातु, समझ गए। ऐसे दोस्तों आइए अगले नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है ना। तो एक बार आप लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। इसके बाद आप खुद ही समझदार होंगे, तो प्रिय साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस याद रखना निकल जाएगा, मेरी गारंटी। लेकिन आपको हिंदी, रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, और बहुत बड़ी बात नहीं प्रिय साथियों, होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, करा आपने पाठ पढ़ लिया, निम्न में क्रिया की पहचान कीजिए। आपने पाठ पढ़ लिया, निम्न में क्रिया की पहचान कीजिए। पढ़ लिया दोस्तों, यहाँ होगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है, जहाँ किसी वाक्य में दो क्रियापद जुड़कर किसी एक ही कार्य को बताएं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, अब जरा देखो मैंने क्या कहा कि संयुक्त क्रिया वही होती है जहाँ किसी वाक्य में दो क्रियापद जुड़कर किसी वाक्य में एक ही कार्य को बताएं, संयुक्त क्रिया होती है। तो जैसे मैंने कहा बच्चा रो पड़ा, बच्चा रो पड़ा। जैसे मैंने कहा बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब जरा देखो, ऐसे मैंने कहा मोहन सोते सोते सो गया। हम कहते हैं अच्छा अब मुझे जाने दो या चलने दो। दोस्तों आपने देखा होगा
आज तक ये क्रियाएं जो लिखी गई, जैसे मैंने कहा मैंने पाठ पढ़ लिया, वही है ना, मैंने पाठ पढ़ लिया। प्रिय साथियों, एक चीज़ याद रखना, जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं दोनों क्रियापद एक साथ मिलाकर नहीं लिखी जाती। जैसे मैंने कहा, यहाँ देखो पढ़ लिया ऐसे आया है, क्या पढ़ लिया एक साथ एक ही शिरोरेखा के साथ मिलाकर लिखा जाता है क्या? आज तक ऐसा आपने नहीं देखा होगा। क्या जाने दो एक साथ ऐसे मिलाकर आपने लिखा होगा या क्रिया पढ़ी होगी एक साथ एक शिरोरेखा के साथ? नहीं। क्या आपने ऐसे एक साथ देखा होगा कहीं कि सो गया एक साथ एक शिरोरेखा के साथ? नहीं ना। तो याद रखना यही है इसकी पहचान। प्रिय साथियों, बहुत शार्ट तरीका बता रहा हूँ आपको कि जहाँ किसी वाक्य में दो क्रियापद संयुक्त रूप से जुड़कर एक ही कार्य को बताएं, वही है, याद रखना, संयुक्त क्रिया। पढ़ लिया, जाने दो, सो गया, कूद पड़ी, रो पड़ा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आइए करा निम्न में द्विकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। याद रखना द्विकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? जिसमें दो कर्म होते हैं दोस्तों। कह रहा है राम ने श्याम को अभिशाप दिए, गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए। फिर कह रहा दोस्तों डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। फिर कह रहा है, मैंने ऑप्शन अधिक रखा है ताकि आप सब कुछ जान जाओ दोस्तों इसके अंदर। कह रहा है बी सी डी तीनों। तो याद रखना द्विकर्मक क्रिया की पहचान यहाँ तीनों हैं। कौन से? गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, डी क्या है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो ये तीनों के तीनों द्विकर्मक क्रिया हैं। अब क्या बात है प्रिय साथियों कि ये जो राम ने श्याम को अभिशाप दिया या राजा ने गरीबों को कंबल दिए, ये उदाहरण क्यों नहीं द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जबकि दो कर्म यहाँ भी आते हैं? आइए फटाफट इसको समझ लेते हैं। कभी आप भूलोगे नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है प्रिय साथियों। तो चलिए आइए पहले इनको हम समझते हैं। प्रिय साथियों देखिए, द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में हमेशा और हमेशा कर्म कितने होते हैं? दो। पहली बात तो ये है, आपको समझना है द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्म कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। आपको इतनी जानकारी तो है ही है। कोई भी बच्चा अगर पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसको इतना तो जानना ही है और उसको इतनी समझ होगी कि भैया हो द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में दो कर्म होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, और एक शब्द यहीं ऐसे मैंने लिख दिया। पहले हम द्विकर्मक बता दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। दोस्तों जरा देखो ध्यान से, मैंने इतने प्रश्न लिखे। गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, पापा ने मम्मी को फ़ोन किया। ऐसे तमाम प्रश्न आएंगे। ये सभी के सभी जो मैंने बताया ना दोस्तों, ये द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। किसके हैं? सभी के सभी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसमें दो कर्म आता है। लेकिन जैसे अभी हम लिख दें यही प्रश्न, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए या दान दिए, या ऐसे आ जाए यही प्रश्न, गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए। दोस्तों जरा देखो, हालांकि जैसे यहाँ है गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, यहाँ मैंने लिखा गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए। तो सबसे पहले याद रखना द्विकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म होता है। जो क्रिया के ठीक पहले वाला कर्म होता है इसको क्या कहा जाता है? मुख्य कर्म। क्या कहा जाता है इसे? मुख्य कर्म कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? क्रिया के ठीक पहले वाक्य में। और जो मुख्य कर्म होता है वो हमेशा क्या होता है? निर्जीव होता है। अब निर्जीव सजीव तो जान ही जाएंगे क्या होता है। निर्जीव होता है। जैसे क्या दिए? कपड़े। किसको? धोबी को। अब जो एक कर्म तो ये हो गया कपड़ा, दूसरा कर्म यहाँ है धोबी। अब यहाँ जो एक होता है गौण कर्म। दोस्तों बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा।
फिर आप समझ जाएंगे, दोबारा तो नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा होता है दोस्तों गौण कर्म। क्या होता है दूसरा? गौण कर्म। गौण का मतलब जिसका महत्व कम होता है वाक्य में, और गौण कर्म जो होता है ना वो क्या होता है दोस्तों? सजीव होता है और उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जरा देखो, हमेशा और हमेशा ये मुख्य कर्म हो गया, क्रिया के ठीक पहले ये पाया गया, यानी निर्जीव होता है, और जो गौण कर्म होता है वो सजीव होता है, उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग लगा हुआ होता है। ये देखो, यानी क्या दी दवा किसको? रोगी को। दवा निर्जीव, रोगी सजीव। क्या पढ़ाई? हिंदी, हिंदी निर्जीव और छात्र सजीव। किसको पढ़ाई? क्या पढ़ाई? हिंदी। किसको? छात्रों को। तो अब आप समझ गए। अच्छा, अब जरा एक चीज़ याद रखना प्रिय साथियों, होता क्या है यहाँ तो ये तो आप समझ गए, लेकिन जो ये प्रश्न मैंने रखा कि राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए, या आपका प्रश्न ये था दोस्तों, जरा देखो कि राम ने श्याम को अभिशाप दिए, एक प्रश्न इसमें ये भी था। जरा ध्यान से सुनो, कह रहा है राम ने श्याम को अभिशाप दिए। तो एक चीज याद रख लेना, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने क्या कहा, दान आदि के अर्थ में जो चीजें देकर वापस नहीं ली जाती, हमेशा और हमेशा ऐसी दशा में, ऐसे वाक्यों में गौण कर्म यानी जो सजीव है, गौण कर्म को संप्रदान कारक मान लिया जाता है। गौण कर्म को संप्रदान कारक मान लिया जाता है दोस्तों, गौण कर्म को संप्रदान कारक मान लिया जाता है। और संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह जो होती है वो के लिए होती है, जो दान आदि के अर्थ में को का बोध कराते हैं। तो हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों का कहना ये था कि जिस वाक्य में दान वगैरह की बात आ जाए, दान आदि के अर्थ में जो चीज़ें देकर वापस नहीं ली जाती, ऐसी दशा में गौण कर्म को संप्रदान कारक मान लिया जाता है। तो कर्म एक ही यहाँ बचा, एक कंबल बचा, यहाँ वस्त्र बचा, यहाँ अभिशाप बचा। अब ध्यान से सुनना, ऐसी दशा में दान आदि के अर्थ में जो चीज़ें देकर वापस नहीं ली जाती, वो द्विकर्मक नहीं, वो एकर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एकर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। अच्छा, जैसे राजा किसी गरीब बस्ती में कंबल बांट दिए तो क्या दोबारा लेंगे, मांगने जाएंगे? नहीं। जैसे गृहिणी कोई है, कोई स्त्री है, कोई मांगने वाला भिक्षुक या भिखारी आया, अब कोई मांग रहा तो वस्त्र दान दे दी, क्या वो मांगेगी दोबारा? नहीं। राम ने श्याम को अभिशाप यानी श्राप दिया। याद रखना, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे दोस्तों, दान के दो पहलू बताए, एक सही दान, एक गलत दान। उन्होंने कहा जो दान देकर वापस नहीं लिया जाता, याद रखना एक दान देकर वापस लिया जाता है। तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा कुछ दान ऐसे होते हैं जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, व्यक्ति धिक्कारता है। कुछ लोग बद्दुआ श्राप दे देते हैं जो वापस नहीं आता, वो भी दान है लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता। किसी बस्ती में गरीबों के लिए हमने पैसे बांट दिए, कंबल दान दे दिए, वो भी चीज़ें वापस नहीं आती। तो दोनों प्रकार के दान जो वापस नहीं आते हैं वो एकर्मक क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालेंगे तो आप के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आप द्विकर्मक और एकर्मक क्रिया की पहचान कर ले गए। तो ये तो द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण जो तीनों मैंने लिखा था, ये एकर्मक है जो द्विकर्मक जैसे देखने में लग रहे हैं, लेकिन एकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या है? एक कर्म होंगे। इसी को अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, गृहिणी ने कपड़े दिए तो एक कर्म हट गया तो एकर्मक क्रिया हो गया। गृहिणी ने कपड़े दिए तो एकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। डॉक्टर ने दवा दी, एकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, एकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। बात समझ चुके होंगे आप। चलो, यानी यहाँ आप समझ गए। प्रिय साथियों, अब आइए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना दो होते हैं, एक एकर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया। प्रिय साथियों, इतना याद रखना। अब जरा देखिए दोस्तों, कह रहा है जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कह रहा है जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? तो वहाँ क्रिया उत्तरावस्था में दिखाई देती है। ये विशेषण से संबंधित प्रश्न है और जो क्रिया में खूब आता है, पूछा जाता है। एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ने के बाद हिंदी की क्रिया का निर्माण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से हमारी हिंदी की क्रिया का निर्माण होता है। प्रिय साथियों, बात समझ में आ चुकी होगी। आइए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? जी हाँ, जरा देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक का दूसरा नाम क्या होता है? और प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक का दूसरा नाम होता है प्रथम प्रेरणार्थक होता है दोस्तों। याद रखना है, कभी गलत मत करना, खूब आता है। कह रहा माँ बेटी से भोजन बनवाती है वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक की पहचान कीजिए। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है दोस्तों? इसमें किसी वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है ना, वही द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, क्योंकि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, मोटिवेशनल वर्ब। क्योंकि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी अन्य से करवाए वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो माँ तो यहाँ बेटी से भोजन बनवा रही ना, तो माँ यहाँ हो गई प्रथम प्रेरणार्थक और बेटी क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक। जो वाक्य में काम को करता है उसी को द्वितीय प्रेरणार्थक कहा जाता है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, आए हैं सब आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो गलती मत करिएगा प्रिय साथियों। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ, यही मेरा प्रश्न था, और फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर हुबरू मुखाबिर होंगे अगला कोई। और प्रिय साथियों, आप वीडियो पूरी देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि क्या है क्या नहीं, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे ना। यदि आपका हिंदी व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट में हम आपको जवाब दे देंगे। परेशान मत होइएगा, कोई भी बच्चा कहीं से हो दोस्तों, बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप पढ़ के जाएँ और आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले मिले। प्रिय साथियों, बस यहीं तक आज की क्लास मेरी होगी। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।